जैसे ये बोर्ड आया तो जो आप मदरबोर्ड खोलोगे तो मदरबोर्ड का जो भी डिज़ाइन होगा वो इस टाइप का होगा। इसको मार्केट में ज़्यादातर लोग क्या है बंदूक वाला बोर्ड बोलते हैं, मतलब इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि वो बंदूक वाला, तो उससे हमें मतलब नहीं है। बोर्ड हमारा स्क्वायर हो, कैसा भी हो, लंबा हो चौड़ा हो, कैसा भी हो, उससे मतलब नहीं है। वो तो कंपनी का साइज़ है, डिज़ाइन है, उससे हमारा डिज़ाइन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अगर हमारे पास ये बोर्ड आ गया, बोर्ड की कंडीशन क्या होगी, या तो चालू होगा या बंद होगा, या तो ऑन होगा या डेड होगा, यही दो कंडीशन होगी। डेड होगा तो कस्टमर लेके आया होगा, भैया इसको देख लो, ये ऑन नहीं हो रहा, या हो सकता है चार्जिंग नहीं हो रही, या अदर बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि मान लो कस्टमर लेके आए, हमारे पास फ़ोन, ये लैपटॉप जो है ये ऑन नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बोर्ड को बाहर निकालना है। ठीक, बाहर निकाल के इसी तरीके से बोर्ड आपको दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहले फिजिकली आप देख लो। फिजिकली का मतलब ये जैसे आपका बोर्ड है, तो कई बार क्या होता है कि जैसे कस्टमर यूज़ करता है, तो यूज़ करने में उसका जैसे कीबोर्ड वाला पोर्शन होता है, तो भाई जैसे कीबोर्ड होता है, तो कई बार उससे चाय पानी या कुछ भी, या खाना पानी कुछ भी उससे गिर जाता है, तो वो अंदर चला जाता है। तो जो अंदर चला जाएगा, तो जहाँ पर भी चला जाएगा, जो भी पानी है, चाय है, कुछ भी जो भी चला जाएगा, तो वहाँ पे अंदर पानी चला जाएगा। तो जहाँ पानी चला जाएगा, तो जहाँ भी पानी जमेगा वहाँ पर क्या है कि फंगस लग जाएगा, मतलब एक तरीके से जंग। जैसे लोहे में जब जंग लगती है तो उसकी लोहे की पत्तियाँ जो होती हैं, या जो लोहे की सरिया वो कमज़ोर हो जाती है। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पर जैसे ये आईसी है या कंपोनेंट हैं, इसकी पिनें हैं, ये बिल्कुल हल्की सी सोल्ड होती हैं। अगर इस पे पानी वगैरह कहीं पे भी फंगस वगैरह लगा तो वो क्या होगा, वो गल जाएंगी पिनें। तो कई बार ऐसा होता है कि कंपोनेंट आपको गले हुए दिखाई पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले फिजिकली आपको बोर्ड को ऊपर नीचे से अलग पलट के देख लो। ये कभी कोई आईसी या सेक्शन आपको जला हुआ दिख जाए, जला हुआ का मतलब छेद टाइप का दिख जाए, या कुछ भी, या काला पड़ जाए या जाला हो जाए, तो मतलब आपको फिजिकल डैमेज पहले बोर्ड में दिख लेगा। इधर देख लिया, यहाँ पर कोई फिजिकल डैमेज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। फिर बोर्ड को पलटा के देख लो, इधर पे कहीं कोई फिजिकल डैमेज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये हमारी रैम लगी हुई है, ये जब हम, ये हीट सिंक है ये हमारी, तो ये फ़ैन है। ठीक, कि जब ये हमारा सीपीयू गर्म होगा, तो गर्म होने पे क्या होगा कि ये जब गर्म होगा तो ये सीपीयू गर्म होगा, तो ये पार्ट गर्म होगा। तो ये कॉपर का पाइप है, कॉपर क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है, तो ये कॉपर भी गर्म होगा। जब कॉपर गर्म होगा तो कॉपर से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें सब गर्म होंगी। तो जब ये कॉपर से जुड़ी हुई चीज़ें ये हैं, ठीक, तो ये भी गर्म हो जाएंगी। अब जब ये फ़ैन चलेगा तो फ़ैन बाहर की हवा खींचेगा, तो बाहर की तो उतनी ज़्यादा गर्म होगी नहीं, ये ज़्यादा गर्म होगी। तो जब नॉर्मल हवा इससे टकराएगी तो यहाँ से गरम गरम हवा बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी। तो कुल मिला के जब इसकी गर्मी बाहर जाएगी तो ठंडा होगा, जब ये ठंडा होगा तो ये ठंडा होगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, सीपीयू से हमारे मदरबोर्ड, कोई भी लैपटॉप या कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा गर्म क्या होता है, ये होता है। ठीक, ये हमारी रैम हो गई। अब रैम कस्टमर की 2 GB 4 GB जो भी लगी हुई है, अब जैसे यहाँ पर देखो 2 GB लिखा है, इसका मतलब इसके अंदर 2 GB की रैम है। ठीक, अगर इसी में 4 GB होता तो यहाँ 4 GB लिखा होता। दूसरी बात, यहाँ पर ये देख लो, अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इधर देखो, यहाँ पर लिखा है PC3। क्या लिखा है, PC3। तो PC3 का मतलब हो गया ये DDR3 रैम है। ठीक है, अभी अगर यहाँ पर PC3 की जगह पर क्या लिखा होता, PC4, तो इसका मतलब DDR4। अगर यहाँ PC3L लिखा होता तो इसका मतलब PC3L रैम है। अगर यहाँ पे PC2 लिखा होता इसका मतलब DDR2 की रैम है। तो रैम के ऊपर, स्टिकर के ऊपर हम देख के पहचान लेंगे। उसके बाद कंपनी ने यहाँ पे भी नीचे भी लिख दिया DDR3। तो अगर यहाँ नहीं भी लिखती तो केवल हम इतना देख के पहचान लेते, PC3 है कि 2 है, कि PC3L है या PC4 है। PC4 का मतलब DDR4 रैम है, 2 का मतलब DDR2 है। ठीक, तो यहाँ से हमको रैम पता चल गई। ठीक, ये 2 GB की रैम लगी, यहाँ 2 GB कंपनी ने लिखी। ठीक, अब क्या होगा, अगर इस बोर्ड को हमको भी डेड कंडीशन में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये चेक कर लेंगे कि कोई सेक्शन इसका शॉर्ट ना हो। क्या हो, शॉर्ट ना हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमारे मल्टीमीटर है, अब मल्टीमीटर में हम ये देख लेंगे कि यहाँ पर हमारी डायोड रीडिंग या कॉन्टीन्यूटी वाली रीडिंग कहाँ पर है। मान के चलो कि अगर आपको कॉन्टीन्यूटी चेक करना है तो मल्टीमीटर की प्रॉप को ये घुमा लिया, तो ये हमारा कॉन्टीन्यूटी पे आ गया। ठीक, अब जब कॉन्टीन्यूटी पे आ गया तो ये मल्टीमीटर हमारा ये कॉन्टीन्यूटी पे लग गया। ठीक, अब जब ये कॉन्टीन्यूटी पे लग गया तो मल्टीमीटर की ये 2 प्रॉप है, एक लाल वाली प्रॉप को कहीं पे भी ग्राउंड पे लगा लिया। ये जितनी ये चौकोर चौकोर से दिख रही हैं, ये सारी हमारी क्या है, कॉइलें। ये सब, ये भी कॉइल है, 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 ये भी कॉइल है। इसका मतलब ये जितने भी हमारी बक कन्वर्टर की कॉइलें हैं, कौन सी, बक कन्वर्टर। बक कन्वर्टर का मतलब ज़्यादा एम्पियर बनाने वाला।
तो ज़्यादा एम्पियर कौन बनाता है? बक कन्वर्टर। तो जो बक कन्वर्टर ज़्यादा एम्पियर बनाएगा तो उसकी कॉइलें भी चौकोर चौकोर सी बड़ी सी होंगी, ठीक है। तो अगर जो नॉर्मल कॉइल होंगी वो छोटी छोटी होंगी और जो बक कन्वर्टर की कॉइलें होंगी वो हमारी कैसी होंगी? बड़ी बड़ी होंगी। तो अब हमें सबसे पहले ये देख लेना है कि ये जो बक कन्वर्टर है ये वोल्टेज बनाते हैं, तो ये वोल्टेज जहाँ जा रहे हैं ऐसा तो नहीं कि वहाँ कहीं शॉर्टिंग होगी। तो उसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को आप कहीं पे भी ग्राउंड पे लगा सकते हैं। ये जितना पॉइंट है ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक। अब मान के चलो कि अगर आपको ये चेक करना है ये कॉइल, तो आपने ये देखिए यहाँ पर ये लगाया और यहाँ पर ये लगा रहे हैं, कोई रीडिंग मिल रही? नहीं मिल रही। यहाँ पर लगाया, कोई रीडिंग मिल रही? अगर ये कॉइल की ये सप्लाई लाइन शॉर्ट होती तो यहाँ पर क्या होता? बीप भी बजता और रीडिंग भी मिल जाती, ठीक। शॉर्ट होती, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ना बीप बजी ना रीडिंग। अब देखो ये हमारी कॉइल है, ये कॉइल क्या है? रैम के लिए सप्लाई बनाती है, ठीक। तो जब रैम के लिए तो हम ये रैम सेक्शन चेक कर लें कि रैम सेक्शन तो शॉर्ट नहीं है, क्या बीप बज रही है? नहीं बज रही है, तो इसका मतलब रैम सेक्शन इसका शॉर्ट नहीं है। ये कॉइलें हमारी सीपीयू के लिए, इस पर भी लगाओ, लेकिन यहाँ पर कितनी रीडिंग आ रही है? 16। तो ये शॉर्ट नहीं है, क्या है? ये सीपीयू अगर लगा होगा तो ऐसे ही आएगी, बीप तो आएगी, साथ में 16 रीडिंग आ रही है, ये सही है। अगर सीपीयू शॉर्ट हो जाएगा तब यहाँ की रीडिंग कम हो जाएगी, बीप भी आएगी, ठीक। 50 तक रीडिंग जब तक आपको मिलेगी तब तक बीप आती रहेगी। यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ 48 रीडिंग है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ पर कितना? 8.5 है रीडिंग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हमको ये मालूम होना चाहिए कि हर एक कॉइल के ऊपर कितनी रीडिंग मिलेगी। अब जैसे यहाँ पर 53 रीडिंग आ गई। ये जो कॉइल है ये सप्लाई बना के चिप को देती है। अगर चिप शॉर्ट होती क्या होता? तो यहाँ रीडिंग आपको कम मिलती है, बस, क्योंकि ये सप्लाई कहाँ जा रही है? यहाँ जा रही है। तो अगर इसके अंदर शॉर्टिंग होगी तो यहाँ की रीडिंग कम होगी। तो इससे हमको ये पता चल गया कि जो चिप की सप्लाई है ये लाइन शॉर्ट नहीं है। यहाँ पर हमने चेक किया, यहाँ पर 48 रीडिंग मिल रही है, तो इसका मतलब सीपीयू का ये वाला सेक्शन भी शॉर्ट नहीं है। इस पर चेक करेंगे, यहाँ पे 15 16 रीडिंग मिल रही है, ओके है। अगर यहीं पे अगर 2 4 रीडिंग 5 रीडिंग मिलने लगती है तो इसका मतलब सीपीयू शॉर्ट है। चक्कर क्या है? सीपीयू के अंदर कई सारे सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन को सप्लाई ये कॉइल देगी, दूसरे सेक्शन को सप्लाई ये कॉइल देगी, तीसरे सेक्शन को सप्लाई मान लीजिए ये कॉइल देगी। तो अगर कोई इसका ये वाला सेक्शन शॉर्ट होता तो ये कॉइल भी देने लगती है, मतलब रीडिंग इसकी कम हो जाती है। ये 8 रीडिंग है, मतलब हमने क्या किया, मान के चलिए कि अगर इससे पहले अगर आपने ओके बोर्ड में चेक किया होगा तो उसमें भी 8 मिल रही, तो अगर इसमें भी मिल रही तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने कोई दूसरा बोर्ड चेक किया होता इससे पहले जिसके अंदर मान लीजिए 40 50 30 भी रीडिंग मिल रही और अगर इसके अंदर 8 मिलने लगी तो आपको ये हो गया कि ये सब गलत रीडिंग है, ओके में 8 मिलने चाहिए। तो सबसे पहले आपको रेफरेंस के लिए ओके बोर्ड की रीडिंग मालूम होनी चाहिए। तो ओके में अगर यहाँ 8 मिल रही है तो जब भी आप बोर्ड चेक करोगे दूसरा तो उसमें भी 8 मिलनी चाहिए, ठीक। या अगर आपने ओके बोर्ड चेक किया उनमें 16 मिल रही और यहाँ 8 मिल रही तो इसका मतलब सॉर्टिंग है, बात समझ में कि नहीं है? तो सबसे पहले इस तरीके से हम सारी कॉइलों के ऊपर चेक कर लेंगे। दूसरी बात क्या है कि जो भी हमारे कैपेसिटर्स हैं वो कैपेसिटर हमारे ग्राउंड के साथ बीप नहीं देनी चाहिए, ठीक। जिन कॉइल की रीडिंग 50 से ऊपर हो, क्या हो गया? मल्टीमीटर हम कॉन्टिन्यूटी पे लगाएंगे तो वो रीडिंग सो ही नहीं करेगा, यहाँ शो कर रहा है नहीं कर रहा है। ये कॉइलें हैं हमारी, ये किसकी कॉइलें हैं? 3 वोल्ट 5 वोल्ट की कॉइल। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि 3 की कौन सी है 5 की कौन सी है, 3 वोल्टेज कौन बनाता है 5 कौन सा बनाता है, तो आपको सिमेटिक की मदद से ये पता चल जाएगा कि एक कॉइल 3 वोल्ट के लिए बना रही है, एक 5 वोल्ट। मतलब जब लैपटॉप हमारा चालू होगा तो एक कॉइल पे जब चेक करेंगे तो यहाँ 3 वोल्ट मिल जाएंगे, एक पे 5 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी तो ऑफ कंडीशन में अगर हमको ये पता करना हो कि कौन सी कॉइल 3 वोल्ट की कौन सी 5 वोल्ट की, तो सर्किट डायग्राम से देख लेंगे। तो सर्किट डायग्राम में जहाँ पे कॉइल लिखी होती है उसके आगे वोल्टेज लिखी होती है। अगर मान लीजिए PI 15 के आगे 3 वोल्ट लिखा है तो इसका मतलब PL 15 कितना बनाएगी? 3 वोल्ट। अगर PL 16 के आगे 5 वोल्ट लिखा है तो इसका मतलब PL 16 कितना बनाएगा? 5 वोल्ट। तो सर्किट डायग्राम के थ्रू पता चल जाएगा, ठीक। तो इस साइड में ही कॉइलें लगी, इधर कोई लगी है क्या कॉइल? नहीं लगी हुई। दूसरी बात क्या होता है कि जो हमारी 3 5 IC होती है जनरल कंडीशन में 3 5 IC के साथ में 2 कॉइल लगी होती है,
एक 3 वोल्ट के लिए 5 वोल्ट के लिए और 2 बक कन्वर्टर होते हैं, ये 3 वोल्ट का है 5 वोल्ट का। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारी 3-5 की आईसी है, ये क्या करेगी, इसके साथ में हमको 2 कॉइलें ये दिख रहे हैं, तो इसका मतलब एक 3 की एक 5 की होगी। फिर उसके साथ में क्या होगा कि जब 2 बक कन्वर्टर होते हैं तो 2 मॉसफेट लगे होते हैं, तो 3-5 आईसी के साथ में 2 मतलब 4 मॉसफेट लगे होने चाहिए। तो अगर हम देखें तो 2 मॉसफेट हमको यहाँ दिख रहे हैं और 2 मॉसफेट हमको ये दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनमें से 2 मॉसफेट क्या होंगे, 3 वोल्ट के हो जाएंगे और 2 5 वोल्ट वाले सेक्शन के हो जाएंगे। बात समझ में आई? दोनों ही मॉसफेट तो आस ही पास लगे होंगे कि नहीं लगे? हाँ ठीक। तो यानी 3-5 के मॉसफेट ये हो गए। उसके साथ में क्या होता है कि हमारी जो चार्जिंग आईसी जब काम करती है तो चार्जिंग आईसी से भी जो वोल्टेज निकलते हैं तो इसके थ्रू 2 मॉसफेट और एक कॉइल के थ्रू निकलते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं, बैटरी पे जाते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा चार्जिंग के वोल्टेज है, यानी जो बैटरी कनेक्टर है उसके आसपास भी एक कॉइल लगी है, ठीक है। तो बैटरी कनेक्टर के आसपास कौन सी कॉइल लगी है, ये कॉइल लगी है, तो इसका मतलब चार्जिंग वाली कॉइल नहीं होगी। बस समझ लो, ठीक। अब रैम है, रैम को भी काम करने के लिए वोल्टेज चाहिए, तो रैम के लिए भी रैम आईसी के साथ में एक बक कन्वर्टर बना दिया जाएगा, 2 मॉसफेट और एक कॉइल लगा के रैम के लिए वोल्टेज बना दिए जाएंगे। तो रैम के दाएं बाएं या पीछे साइड में जो कॉइल लगी वो कौन सी है, यही है। तो इसका मतलब रैम वाली कॉइल कौन सी होगी, ये हो गई। ये हमारी सीपीयू के लिए हो गई सप्लाई है, ठीक। इस चिप को भी काम करने के लिए वोल्टेज चाहिए, तो इसके साथ में भी बक कन्वर्टर होगा, तो इसके साथ में 2 मॉसफेट हो गए और एक कॉइल हो गया, ये क्या करेगी, इसके लिए वोल्टेज करेगी। तो मोटा मोटा जो बक कन्वर्टर है हमारे, 2 मॉसफेट मिलके एक कॉइल मिलके एक बक कन्वर्टर बन गया, ये इसको सप्लाई दे देगा। अब अगर इसकी बात करें, ये कॉइल है तो इसके साथ में भी तो 2 मॉसफेट चाहिए, तो हो सकता है कि कंपनी को अगर जगह यहाँ अगल बगल मिल जाए तो यहाँ लगा दीजिए, नहीं इसके पीछे लगा दीजिए। अब देखो यहाँ पर एक ये भी मॉसफेट है, ये भी मॉसफेट है, तो ये 2 मॉसफेट लगा के एक कॉइल पे दे दिया, ये हो गया रैम के लिए, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये है, तो इसका मतलब इसके भी 2 मॉसफेट ये हो गए, 2 मॉसफेट ये हो गई, ये बन गई कॉइल। अब ये मॉसफेट है, इसको भी मॉसफेट, एक ये कॉइल है, इसको भी मॉसफेट चाहिए, तो इसके लिए पीछे हो गए 2 मॉसफेट, तो मिला के सभी के लिए हमारे मॉसफेट और कॉइल का पेयर बन गया। अब कंडीशन ये आती है कि अगर ये लैपटॉप पे हमने सबसे पहले क्या है वो कॉन्टिन्यूटी पे चेक कर लिया। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमारा जब भी लैपटॉप हम रिपेयर करेंगे तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि 3 वोल्ट एलडीओ या 5 वोल्ट एलडीओ में कोई शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो मल्टीमीटर को हम कहाँ लगा लेंगे, कॉन्टिन्यूटी लगा लिया। अब हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारी 3-5 आईसी कौन सी है, तो जब हमने सर्किट डायग्राम पे देखेंगे तो सर्किट डायग्राम से हमको आईसी का नंबर पता चल जाएगा। तो हम अपने मदरबोर्ड में ढूंढ लेंगे कि चार्जिंग आईसी कौन सी है और पावर मतलब हमारी जो 3-5 आईसी है वो कौन सी है। तो सर्किट डायग्राम में जब हमने देखा तो हमारे सर्किट डायग्राम में देखो कि आईसी का नंबर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 3-5 आईसी का नंबर, सर्किट डायग्राम देखो क्या नंबर है। बोर्ड को जब हम देखेंगे तो इस मदरबोर्ड के अगल बगल कहीं ना कहीं पे PU3 लिखा होगा इस आईसी में। ये आईसी जो होगी इसका नंबर इसके अगल बगल लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा, लिखा होगा। इसमें कहीं पर हमको नंबर दिखाई पड़ रहा है, देखो PU3 इसमें कहीं पे दिखाई पड़ रहा है लिखा हुआ, PU3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारी आईसी हो गई। अब इस आईसी में गाइड मार्क हमारा एक कोई ना कोई होगा। गाइड मार्क का मतलब ये है कि कंपनी ने यहाँ पर देखिए एक वाइट कलर का निशान बना दिया, तो ये 1 नंबर पिन हो गई, ठीक। तो जब 1 नंबर पिन ये हो गई तो इस आईसी में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 पिने हैं एक साइड में, तो 6 पिने अगर इधर हैं तो 6 पिने इधर हो जाएंगी, 12 हो जाएगी। तो जब 12 हो इधर हो गई तो 18 इधर हो जाएगी, तो ये 24 हो जाएगी, ठीक। अब हमें क्या करना है कि अगर इस लैपटॉप को चेक करना है हमको, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सप्लाई दे देंगे। क्या करेंगे, सप्लाई दे देंगे। तो सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी डीसी सप्लाई है, ठीक, डीसी सप्लाई को हम लोग 19 वोल्ट पे सेट कर लेंगे। यहाँ हमने कितना सेट कर दिया, 19.5 सेट कर दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, जब हम इसमें चार्जर लगाएंगे तो हमारे मदरबोर्ड के अंदर 19 वोल्ट आ जाएंगे, ठीक। तो अगर हमारे मदरबोर्ड के अंदर 19 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं
ये हमको देखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मदरबोर्ड को ये पलट लिया, ठीक। अब हमको सर्किट डायग्राम से ये देखना होगा कि जो 19 वोल्ट है यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पर आने के बाद में ये 19 वोल्ट इस जैक की किस पिन पे आ रहे हैं, ठीक। तो हम सर्किट डायग्राम से इसका ये देख लेंगे, साथ में क्या करेंगे कि मल्टीमीटर को हम चाहें तो 20 वोल्ट पे लगा देंगे। अब ये ब्लैक वाली प्रॉब कहीं भी ग्राउंड पे लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये कॉइल, क्योंकि जो हमारा ये डीसी जैक है इसमें क्या है कि यहाँ पर ये वोल्टेज है, ये इस पिन के ऊपर आ रहे हैं 19 वोल्ट, ठीक। तो यहाँ पे भी 19 वोल्ट आ रहे हैं, ये दो पिनों पे, इस पे और इस पे आ रहे हैं 19 वोल्ट, ठीक। जब 19 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं तो जब यहाँ से जो 19 वोल्ट निकलेंगे वो कॉइल पे जाएंगे, आगे कॉइल पे 19 वोल्ट, यस सर, नहीं आ गए, आ गए, ठीक। अब ये देखो, तो जब कॉइल पे 19 वोल्ट आएंगे तो यहाँ से भी 19 वोल्ट निकलेंगे, तो ये कॉइल पे से 19 वोल्ट इन हो गए और यहाँ से निकल गए। अब ये जो वोल्टेज आएंगे ये हमारे कहाँ पर आ जाएंगे, ये मॉसफेट पे आ जाएंगे। तो ये हमारा कौन सा मॉसफेट है, जब जो हमारा मॉसफेट है ये कौन सा है, रिवर्स मॉसफेट है, ठीक, ठीक। ये रिवर्स मॉसफेट है, इस पे आ गए। इस मॉसफेट पे इन होने के बाद में यहाँ से सप्लाई आउट हो जाएगी सोर्स से। तो यहाँ रिवर्स मॉसफेट पे जो हमारी सप्लाई आई वो किस पे आई, ड्रेन पे आई। ड्रेन का मतलब यहाँ पे देखो ये गाइड मार्क है, 1 2 3, 3 नंबर पिन सोर्स हो गई, 4 नंबर पिन क्या हो गई, गेट हो गई, 5 6 7 8 4 पिन इधर हो गई। इनमें से किसी भी पिन पे चेक कर लो, आपको सभी पिनों पे 19 वोल्ट मिल जाएगा, क्योंकि सारी पिनें आपस में ग्राउंड है। अब जो यहाँ पर वोल्टेज आएंगे वो कहाँ पे निकलेंगे, यहाँ पे 1 2 3 नंबर पिन से निकलेंगे, निकल रहे हैं 19 वोल्ट, ठीक। मल्टीमीटर में दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे 19 वोल्ट निकल रहा है। तो मल्टीमीटर में क्या होगा, यहाँ से 19 वोल्ट आया और यहाँ से 19 वोल्ट निकल गए। अब क्या होगा कि ये जो वोल्टेज हैं हमारे फर्स्ट मॉसफेट के बाद सेकंड मॉसफेट में जाएंगे, ठीक। अब वहाँ से जो वोल्टेज निकले वो यहाँ पर आ गए, आ गए, ठीक। यहाँ पर आने के बाद ये वोल्टेज क्या है कि यहाँ पर हमारे आ गए। अभी पासिंग मॉसफेट से वोल्टेज निकलेंगे तो यहाँ निकल गए, लेकिन यहाँ से वोल्टेज कब निकलेंगे, जब यहाँ गेट पे वोल्टेज आएंगे। अब गेट पे कितना आएगा, 28 वोल्ट आना चाहिए, 26 27 28 आ रहा है 28, तो इसका मतलब गेट पे 28 वोल्ट आएंगे तब यहाँ 19 निकलेंगे। तो जो यहाँ से वोल्टेज निकलेंगे वो किस पे जाएंगे, CLR पे जाएंगे, CLR रेजिस्टेंस पे आ गए वोल्टेज। इसका मतलब जब हमने चार्जर लगाया तो पहला मॉसफेट दूसरा मॉसफेट उससे सप्लाई पास होकर CLR पे आ गए। अब जब CLR पे वोल्टेज आ गए तो CLR पे आने के बाद में ये वोल्टेज अब हमारे कहाँ पहुँचेंगे, 3 5 IC में, चार्जिंग IC में भी जाएंगे, 3 5 IC में भी जाएंगे, ठीक। तो अगर हम बात करें कि जो हमारी 3 5 IC है, 3 5 IC की किस पिन पे वोल्टेज आते हैं, वोल्टेज बीम किस पिन पे आता है, 16 नंबर पिन पे। तो 16 नंबर पिन से पहले एक रेजिस्टेंस लगा होता है, क्या लगा होता है, रेजिस्टेंस। तो वहाँ से जो वोल्टेज आएंगे वो इस रेजिस्टेंस पे आएंगे। रेजिस्टेंस का नंबर क्या है, PR90। तो इस रेजिस्टेंस के अगर बगल में देखोगे तो यहाँ पे PR90 आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ देखो PR90 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर आपने PR90 हो गया, तो यहाँ पर आपके 19 वोल्ट आ गए। ये हमारी 10 ओम की रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस से वोल्टेज आउट हो जाएंगे, हो गए, ठीक। तो यहाँ पर जो वोल्टेज हमारे आउट होंगे तो कितने होने चाहिए, 19 वोल्ट आउट होने चाहिए। अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू घट या बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी नहीं बढ़ेगी। अगर यहाँ पर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। यहाँ पर कितना आ रहा था, 19 आ रहा था, यहाँ पर कितना हो गया, 15। तो ये वोल्टेज घटने नहीं चाहिए, बात समझ में, घट गए ना, ठीक। कितने हो गए, 15। इस जब भी रिपेयरिंग करोगे तो इसका ध्यान रखोगे कि इस रेजिस्टेंस के दोनों सिरों पे आपको 19 वोल्ट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 19 आ रहा है, लेकिन निकल कितना रहा है, 15। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू घटिया मतलब बढ़ गई है। सर्किट डायग्राम में देखो PR90 की वैल्यू कितनी है रेजिस्टेंस की, नहीं है, ठीक।
कितना रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई? 211 211 ओम हो गई। इसका मतलब इसकी वैल्यू बढ़ गई है, इस वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो इसकी जगह पे हमको क्या करना पड़ेगा? 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। बात समझ गए? तो एक पहली तो फॉल्ट हमको ये मिल गई। जब आप ये मदरबोर्ड रिपेयर करोगे तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि यहाँ पे 19 आ रहा है, यहाँ से 19 निकल के तब आईसी को 19 जाने की। बात समझ में? ठीक। अब देखो फिर से हम वोल्टेज रेंज पे लगा लें। ठीक, मल्टीमीटर को फिर से हमने यहाँ पर रखा 19, यहाँ रखा 16, मतलब कुल मिला के वोल्टेज डाउन हो गए। अब हमने आपको जब ये बताया था कि जब यहाँ पर वोल्टेज आएंगे इस आईसी के अंदर, तो इस आईसी से वोल्टेज निकलेंगे। क्या निकलेगा? LDO3 और LDO5। तो LDO3 किस पिन से निकलेगा और LDO5 किस पिन से निकलेगा? पर पिन से 3 वोल्ट निकलेगा और 17 से 5। इस मॉडल में हमेशा ध्यान रखना कि ये जैसे यहाँ 1 नंबर पिन ये तो 6 ये हो गई, 2 पिन 8 नंबर पिन होगी। 8 नंबर पिन से जो सप्लाई निकलती है कहाँ जाती है? कैपेसिटर के लेवल। ठीक, तो अगर सर्किट डायग्राम में भी देखो तो आगे एक कैपेसिटर लगा होगा, लगा होगा। उस कैपेसिटर का नंबर क्या लिखा हुआ है? PC27। इसमें देखो जरा जूम करके देखो, यहाँ PC27 लिख रहा है। तो PC27 ये हो गया। मतलब अगर हम इसकी पिन पे चेक कर लें तो बात बराबर है। तो 3.3 आ गया, देखो यहाँ पर मल्टीमीटर में आ गया। तो इसका मतलब इस आईसी से 3.3 वोल्ट बना दिए। अब क्या होगा? ये आईसी 5 वोल्ट की बनाएगी। क्या बनाएगी? 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट किस पिन पे है? 17 नंबर पे। तो 6 पिन ये हो गई, 12 ये हो गई, 18 नंबर ये, यानी उससे ठीक एक पहले पिन, उस पिन पे भी एक कैपेसिटर लगा होगा PC68। तो वो कैपेसिटर ये है 4.99 आ गया। आ गया। यस सर। इसका मतलब इस कैपेसिटर पे 3 वोल्ट मिल गए, इस कैपेसिटर पे 5 वोल्ट। तो इस आईसी ने अपने LDO वोल्टेज बना दिए। बात समझ में कि नहीं है? आगे तो इस आईसी ने LDO वोल्टेज बनाए हैं। इस आईसी को कितने बनाने हैं? 4 वोल्टेज। 2 LDO बनाने हैं और 2 बक के लिए वोल्टेज बनाने हैं। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ LDO चेक किया। अब इसका हमें ये मालूम है कि जो बक के वोल्टेज हैं, हाँ ठीक है। बाकी तो अभी हमको प्रॉपर जो है अगर काम करना है, रिपेयरिंग करेंगे तो वहाँ पर हम रेजिस्टेंस को चेंज कर देंगे। लेकिन होता क्या है कि जैसे हम बैटरी जिस टाइम पे लगाते हैं तो उस टाइम पे हमारी आईसी को कितना वोल्ट मिलता है? जब बैटरी लगा हुआ 10-11 पे से 3 वोल्ट 5 वोल्ट निकाल देते। अगर बक कन्वर्टर के वोल्टेज बने हैं या नहीं बने हैं, ये देखो यहाँ पर कॉइल पे वोल्टेज मिले, नहीं मिले। यहाँ पे मिले, नहीं मिले। तो क्या ये बक कन्वर्टर चालू हुए? नहीं हुए। ये कब चालू होंगे? जब ऑन ऑफ बटन दबाएंगे। आफ्टर प्रेस पावर बटन तब इनेबल पे तब क्या होगा? इनेबल आएगा। इनेबल इसमें किस पिन पे आएगा? ENC। हाँ, किस पे आ रहा है? 18 नंबर पिन पे आ रहा है। किसी रेजिस्टेंस के थ्रू आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है? एक रेजिस्टेंस लगा है PR77। ठीक है, तो जो PR77 रेजिस्टेंस है उसके थ्रू आएगा। ठीक, अब इधर देखो, यहाँ पर कंपनी ने कंपोनेंट के नंबर लिखे हैं। क्या लिखे हैं? कंपोनेंट। देखो को यहाँ पर सारे कंपोनेंट के नंबर दिख रहे हैं। ठीक, और देखो इसको जूम करके, पहले वाले पे क्या नंबर दिख रहा है? सर पहले वाले पे BRTC BRTC 6। और क्या दिख रहा है? PRT। देखो अब इधर देखो, यहाँ PR77 दिख रहा है। यस सर। दिख रहा है PR77? यस सर। तो अब होगा क्या? PR77 सबसे लास्ट में है। तो यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर नंबरिंग लिखी है और यहाँ पर नंबरिंग लिखी है।
तो यहाँ की जो नंबरिंग है इस आईसी के बगल के कंपोनेंट है, और ये वाली जो नंबरिंग है इस आईसी के बगल के कंपोनेंट है। तो PR77 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये सबसे आखिरी में ये रेजिस्टेंस है। तो ये वाला रेजिस्टेंस हमारा PR77 हो गया। ठीक, अब अगर इस PR77 पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक कर लो। क्या चेक करोगे? देखो क्या वोल्टेज आए। यहाँ पर वोल्टेज आए नहीं है। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग ऑन ऑफ बटन दबाएंगे। क्या करेंगे? चिमटी देना। अब इधर देखो, ऑन ऑफ का पट्टा हमारा कहाँ पे लगता है? इस जगह पे लगता है। ठीक, ऑन ऑफ का पट्टा यहाँ पे लगता है। अब कंपनी ने 2 पॉइंट बना दिए हैं, एक ग्राउंड पिन है और एक 3 वोल्ट की। ये देखो, ये पिन हो गई ग्राउंड, इस पे आएंगे कितने? 3 वोल्ट। ये देखो, अभी ये जो रेजिस्टेंस है इसका वोल्टेज और ड्रॉप हो गया। कितना हो गया? अब जरा चेक करो क्या ये वोल्टेज बने? 3-5 ऐसी ने कितने वोल्ट बना दिया? 1.1 वोल्ट। इसने कितना बना दिया? तो यहाँ पर जो वोल्टेज बनने चाहिए थे 3 वोल्ट, अब 3 की जगह कितने बन गए? 1.1 वोल्ट। यहाँ पर कितने बन गए? 5 की जगह 2.5 बन गए। जो वोल्टेज यहाँ बनेंगे एलडीओ पे वही हमारे ऑन ऑफ स्विच पे जाते हैं। ऑन ऑफ स्विच पे देखो कितने आ गए? 1.1 आ गया। तो इसका मतलब इस आईसी ने जितने वोल्टेज बनाएगी, 3 वोल्ट बनाएगी तो वही 3 वोल्ट जाने चाहिए। लेकिन अभी क्या हुआ कि यहाँ पर वोल्टेज कम हो गए। अभी वोल्टेज कम क्यों हो गए? क्योंकि इस रेजिस्टेंस की वजह से, ये वाले रेजिस्टेंस। अभी हमने इस रेजिस्टेंस पे क्या चेक किया था? कितना रेजिस्टेंस था इसका? जब देखो 2000 पे लगा लिया। उस टाइम पे कितना रेजिस्टेंस था? 200 ओम रेजिस्टेंस था। 211 के समथिंग था। ठीक, इस टाइम पे इसका रेजिस्टेंस देखो कितना हो गया? 10 किलो ओम हो गया। 9.7 का मतलब 10 किलो हो गया। तो इसकी रेजिस्टेंस देखो बढ़ गई। यस सर। तो इस चक्कर में इसने वोल्टेज और ड्रॉप कर दिया। रेजिस्टेंस खराब है ना, रेजिस्टेंस खराब इसीलिए हम गड़बड़ कर रहे हैं। इसीलिए वो दिक्कत कर रहा है भाई। अभी हमने एक बार चेक किया तो यहाँ पर जो है, अभी देखो यहाँ पर वोल्टेज, ठीक, अभी देखो यहाँ 19 वोल्ट आए। यस सर। अब यहाँ देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई और वोल्टेज कम हो गए। और वोल्टेज कम हो गया। जब तक यहाँ पर 14-15 वोल्ट निकल रहे थे तब तक यहाँ 3 वोल्ट बन रहा था। यस सर। अब ये रेजिस्टेंस क्या है? इसकी वैल्यू बढ़ गई, बढ़ गया। उसके चक्कर में वोल्टेज कम हो वोल्टेज कम हो गई। गया। अब आईसी को वोल्टेज कम मिले तो या तो आईसी काम करना बंद कर देगी या कम वोल्टेज बनाएगी। तो अब यहाँ पर अगर हम चेक करें, अगर हमको प्रॉपर सर्किट के थ्रू नहीं देखते तो क्या होता है? तो कहते हैं कि साहब 19 वोल्ट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? कहने लगे 3 वोल्ट देखो यहाँ नहीं बन रहे हैं, 5 वोल्ट यहाँ नहीं बन रहे हैं। तो सीधे क्या होता? कहते आईसी खराब। यस सर। आईसी वोल्टेज नहीं बना रहे। लेकिन आईसी वोल्टेज क्यों नहीं बना रहे? वोल्टेज नहीं मिल रहा है। आई बात समझ में? तो इसलिए इस रेजिस्टेंस का ओके होना जरूरी है। तो एक रेजिस्टेंस की इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? रेजिस्टेंस कितने ओम का था? 10 ओम का था। पूरा खेल बिगाड़ दिया भाई। रेजिस्टेंस की इंटरनल वैल्यू बढ़ गई है। यस भाई उस टाइम पे जब स्टार्टिंग में लगाया था तो मतलब 10 ओम की जगह 200 ओम था, तो 200 ओम था तो वोल्टेज ड्रॉप कर रहा था। अभी क्या हुआ कि चेक करते करते ही मतलब जब इस पर लोड पड़ा या इसने वोल्टेज बनाना चालू किया तो और ज़्यादा वैल्यू डिस्टर्ब हो गई इसकी। अब ये 10 किलो ओम पहुँच गया, यानी अब और ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप कर दी इसने। अब देखो 2.4 वोल्ट आ गए, जबकि आना चाहिए 19। इस मदरबोर्ड में ये फॉल्ट मिल गई कि नहीं मिली? तो इसलिए आईसी का इनपुट ओके होना जरूरी है। जब आईसी का इनपुट ओके होगा तब इनेबल ओके होना जरूरी है, और जब इनेबल ओके होगा तब वोल्टेज निकलेगी। तो हमारा स्टेप क्या हुआ कि अगर हम ये 3-5 आईसी को चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले इसका इनपुट वोल्टेज चेक करें।
इसको प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अभी यहाँ डिस्टर्बेंस क्या मिला कि वोल्टेज ही नहीं मिल रहा है, वोल्टेज ओके नहीं है। फिर जब वोल्टेज ओके होते तो फिर इनेबल, और फिर इनेबल जब मिल जाता है तो ये वोल्टेज बना देते हैं। और ये डायरेक्टली अगर हमने यहाँ वोल्टेज चेक कर लिया, यहाँ वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो वोल्टेज ना मिलने के पीछे कारण क्या हो सकता है, या तो ये आईसी खराब होगी, या तो इसको इनपुट नहीं मिल रहा होगा, और या इनेबल नहीं मिल रहा होगा। तो यहाँ पर अभी हमारा फेलियर क्या मिला है, इनपुट। अब इनपुट में क्या फेलियर मिला, रेजिस्टेंस। बात समझ में आई? चेक कैसे करोगे, सीधे या तो आउटपुट में चेक कर लो वोल्टेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है तो तब तो सब ओके होगा, तभी तो मिल रहा होगा। यस सर। और अगर आउटपुट में वोल्टेज नहीं मिले तो इनपुट चेक करो, इनपुट के बाद इनेबल चेक करो। अगर ये ओके है और फिर भी आउटपुट नहीं मिल रहा है तो ऐसे खराब है। आगे बात समझो। तो यहाँ पर पीछे से तो इनपुट आ रहा है 19 वोल्ट, तो मल्टीमीटर दिखा रहा है 19 वोल्ट, लेकिन ये रेजिस्टेंस वोल्टेज नहीं निकाल रहा, ये रेजिस्टेंस फेलियर है। तो इस रेजिस्टेंस को हमको बदलना पड़ेगा। इस मदरबोर्ड में ये फॉल्ट है। बात समझ में नहीं? एलडीओ कैसे चेक करोगे, किस पेन पे चेक करोगे, ये आपको सर्किट डायग्राम सर्किट डायग्राम जब बताएगा तो आपको ये देख लेना है, जो भी 3-5 आईसी होगी उसके बगल में कैपेसिटर देख लेना। अगर एलडीओ निकल रहा है तो किसी ना किसी कैपेसिटर पे जाएगा। तो 3 वोल्ट का कैपेसिटर कौन सा हो गया, ये हो गया। 5 वोल्ट का कैपेसिटर कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो जैसे ही मदरबोर्ड हाथ में आया तो फट से क्या किया, सप्लाई दिया, पहले चेक कर लिया शॉर्टिंग तो नहीं है। शॉर्टिंग के बाद में फट से यहाँ पे लगाया, वोल्टेज मिले क्या, नहीं मिले। यहाँ पे लगाया, वोल्टेज मिले क्या, नहीं मिले। तो इसका मतलब क्या हो गया, एलडीओ नहीं निकल रहा है। अब एलडीओ नहीं निकल रहा है तो फिर हम इनपुट और इनेबल चेक करेंगे। अगर इनपुट और इनेबल मिल रहा है और एलडीओ नहीं निकल रहा है तो फट से ऐसे बदल देते। ठीक, अगर इनपुट ओके है और आउटपुट नहीं मिल रहा है तो ऐसे बदल सकते। बात समझ नहीं आगे। और आपको ये ज़रूरी नहीं है कि इस मॉडल का सर्किट डायग्राम आपके पास में, सिर्फ आईसी के ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसको आप देख लो कि कौन से आईसी का नंबर है। और हर एक आईसी में जैसे मान के चलो कि अगर 51-123 है, 51-125 है, 51-225 है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 51-123 आईसी में 3 वोल्ट किस पिन से निकलता है एलडीओ, 5 वोल्ट किस पिन से निकलता है। चाहे किसी भी मॉडल में लगी हो, सब में वही कंडीशन हो जाती है। बात समझ लो। ठीक, एलडीओ चेक करने का तरीका समझ में आया? तो जब भी एलडीओ देखना तो यहाँ आईसी के अगर पिन से आपको मल्टीमीटर लगाने में दिक्कत हो रही है तो उसके बगल में देख लेना कैपेसिटर लगा रहता है। ठीक, ये 5 वोल्ट वाली लाइन है तो इसका ये कैपेसिटर ये दिख रहा है, तो इसका मतलब या तो ये कैपेसिटर होगा या ये कैपेसिटर होगा। ठीक, बात समझ। बाकी जो आप लेंस वगैरह से देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर नहीं दिख जाएंगे, या मल्टीमीटर में बिल्कुल महीन सुई लगा लो तो आराम से आप आईसी की पिन के ऊपर चेक कर सकते हो। ठीक है।